Good morning, students. Today we are going to start a new lesson, that is strategies for enhancement in food production. Okay. As we are done with the human health and disease, so our next chapter is this. In this, we will study about the animal practices. Okay, rearing of animals, that is animal husbandry, fisheries, inbreeding, outbreeding, livestock क्या होता है, tissue culture, all these things would be studied in this chapter. So here we will start. What is, अब बच्चे मोस्टली रेयरिंग ऑफ एनिमल्स आता है एक ब्रॉड टर्म में, एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन, जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स को पालते हैं. किसके लिए? बट अपने बेनिफिट के लिए. उनको क्यों रेयर किया जाता है? या एज अ फूड रेयर किया जाता है, उसको खाने के लिए, या उसमें से कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है उन एनिमल्स का जिसको हम बेच सकते हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है वो. ठीक है, जैसे गाय भैंस हम पालते हैं तो फॉर व्हाट? फॉर मिल्क पर्पस. अगर पोल्ट्री में जैसे बर्ड्स हम पाल रहे हैं तो फॉर चिकन मीट पर्पस के लिए है ना. जैसे अगर हम गोट पाल रहे हैं, वो उस मीट भी हो सकता है उसका, और वूल भी हो सकती है. शीप से हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं और एज अ मीट भी उसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, सो मैनी थिंग्स आर देयर. पिग भी पालते हैं हम. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री. सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री इन डिटेल. ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक. किस चीज़ को बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री? जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर ही आती है. तो उसमें क्या करते हैं? ब्रीड करवाते हैं ताकि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो, और रेजिंग लाइव स्टॉक. अब लाइव स्टॉक क्या होता है बच्चे? लाइव स्टॉक वो होता है जो लाइव एनिमल्स हमारे पास प्रेजेंट है इन स्टॉक में. ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ फूड. ठीक है, जैसे चिकन्स होते हैं तो वो क्या होता है? नंबर में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे 100 प्रेजेंट है जिसके पास होता है स्टॉकर के पास, या 200, तो वो लाइव स्टॉक मतलब जिंदा स्टॉक है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल्स, शीप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा. अब इन्होंने बताया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें कितनी वेरिएशन है. अलग अलग, एक ज़रूरी नहीं हम एक या दो ही चीज़ें हम पालते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम पालते हैं. उनको ब्रीडिंग करवाते हैं और एज अ लाइफ स्टॉक रखते हैं. जैसे बफेलोज होगी, काउज हो गए, पिग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैटल्स हो गए, शीप हो गए, कैमल्स हो गए एक्सेट्रा. अब बच्चे ये सारा पर्पस है कि एनिमल हस्बेंड्री हम क्यों करते हैं? ये इसका पर्पस ये है एनिमल हस्बेंड्री करने का, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द जनरेशन. अब आप देख रहे हैं कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो सबकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं और क्रॉप प्रोडक्शन तो अलग अलग हैं. ठीक है, बाकी तो उन सब की फूड नीड्स को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं. और जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं? इन चीज़ों के गुड क्वालिटी, गुड यील्डिंग और अच्छी क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं. तभी वो इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं. ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो मोस्टली जो लाइव स्टॉक्स हैं वो क्या किस किस चीज़ के हो सकते हैं? बफेलोज के, है ना, काउस, पिग्स पालते हैं लोग, हॉर्सेस. अब हॉर्सेस का बच्चे वो ना मीट के लिए होते हैं ना वो अदर, उसके अदर फंक्शन होते हैं. हॉर्सेस जैसे रेसेस होती हैं, या कुछ बर्डन उसके लिए होता है, लगेज ट्रैवल के ऊपर लेके जाते हैं. जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ पे हॉर्सेस यूज़ होते हैं लगेज वो करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए. और भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं काफ़ी. ठीक है, कैटल में आता है जैसे, तो शीप हो गया. शीप का भी ये है कि उसमें वूल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप टाइम आने पे, और एज अ मीट भी यूज़ होती है. कैमल, कैमल डेजर्ट शिप बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कैरियर एक्ट करता है डेजर्ट्स में, है ना. गोट्स होगी, वो मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं, वूल भी प्रोवाइड करती हैं और मीट भी प्रोवाइड करती हैं. तो दैट्स वाई. ठीक है, हर एनिमल का अपना अपना इंडिविजुअल बेनिफिट है, कैसे वो हमारी ह्यूमन बीइंग के काम में आता है. नेक्स्ट, एक्सटेंडेड फॉर्म इंक्लूड्स. अब ये तो होगी जो हमारे पास एनिमल्स हैं. ठीक है, अब एक्सटेंडेड एनिमल हस्बेंड्री में इससे आगे एक कदम आगे चले तो एक्सटेंडेड में प्रैक्टिसेस में क्या आता है? पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज. पोल्ट्री फार्मिंग तो सबको पता है, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, जो चिकन्स वगैरह होते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं पोल्ट्री फार्म में? क्या दो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? एक तो एग्स, क्योंकि जो एग्स ले करेंगे बर्ड वो. ठीक है, और दूसरा जो उनसे मीट फॉर्म होता है वो. नेक्स्ट, फिशरीज. फिशरीज में क्या होता है? फिशरीज मोस्टली कैचिंग एंड सेलिंग फिश
वो डालते हैं, ठीक है, और वो कैच करते हैं। मोलस्क, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारे फिश इंडस्ट्रीज़ पे के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। अब बात आती है कि इन जो ये जहाँ पे ये रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, फार्म्स। जैसे डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है। डेयरी फार्म मीन जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होगी, ठीक है। तो अब इसको हम वन बाय वन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट वन इज़ डेयरी फार्म मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, थर्ड इज़ बी कीपिंग या एपीकल्चर बोल सकते हैं, फोर्थ इज़ फिशरीज, ठीक है। ये चार मैनेजमेंट रहती हैं ब्रॉड वे में। नेक्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों करवाते हैं एनिमल ब्रीडिंग, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट, ताकि उसकी ग्रोथ रेट क्या रहे, ठीक रहे। ग्रोथ रेट इम्प्रूव मतलब ग्रोथ रेट वो अपने प्रॉपर पेस पे अगर ग्रो करते जाएंगे तो हमारे जो फूड नीड्स है उसमें कमी नहीं आएगी। अगर ग्रोथ उसकी कम होगी तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी हो जाएगी चीज़ों की, है ना। इंक्रीज प्रोडक्शन पे क्यों, ताकि इंक्रीज प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो लोगों की नीड्स है वो फुलफिल हो सके। इम्प्रूव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, अब डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या है कि वो चाहेंगे जैसे डेयरी फार्म में तो जो मिल्क हो काओ या बफेलो का उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, ठीक है, थिक हो। जैसे दूध है, किसी काओ या बफेलो का दूध अगर पतला आता है तो उनकी कोशिश रहती है कि उसको कैसे फीड दी जाए, कैसा उसको चारा दिया जाए ताकि उसके दूध की क्वालिटी क्या हो, इम्प्रूव्ड हो, अच्छा हो, थिक क्वालिटी का दूध हो और उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। वैसे ही इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज़, अब जो भी आप एनिमल्स या कैटल रखते हो वो क्या हो, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हो, ताकि वो इजीली जल्दी बीमार ना हो, और बीमार नहीं होंगे तो लॉन्ग लाइफ होंगे तो हमारी नीड्स को अच्छे से फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस। अब उनका क्या ऑब्जेक्टिव ये भी है आउटब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का कि जो कैटल है वो हर तरह के क्लाइमेट पे सर्वाइव कर सके। क्यों सर्वाइव क्यों कर सके, जैसे अब मान लो हिमाचल है हमारा, तो यहाँ पे जो मौसम रहेगा थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक है। तो अब हमने दूसरी तरफ राजस्थान है, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट रहता है। तो जो कैटल है उसमें फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, जो भी एनिमल्स हैं कि वो बेयर कर सके हिमाचल का भी, राजस्थान, साउथ ईस्ट, हर जगह का टेम्परेचर क्या है वो बेयर से कर सके। ऐसा ना हो कि जो राजस्थान में जो काऊ बफेलोज होते हैं वो वहीं पे एग्जिस्ट कर पाए और जैसे उनको हम नॉर्थ की तरफ लाए तो वो डाई आउट हो जाए। तो इसीलिए उनके रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए लगातार साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोशिश, ताकि वो हर टाइप का क्लाइमेट और सहन कर सकें, ताकि उसको ऑल ओवर द कंट्री हम क्या कर सकें, सेल कर सकें, बेच सकें और रेयर कर सकें। लोग जिन जो चाहते हैं अच्छी क्वालिटीज़ की बफेलो कैटल चाहते हैं वो उसको रेयर आउट कर सके, पाल सकें। नेक्स्ट, अब आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले पता ही सबको, पशुपालन, गाय या भैंस ही होगी डेयरी फार्म में, दिख भी रही है आपको पिक्चर में। तो एज अ डेफिनेशन हम लें तो डेयरी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यस एब्सोल्युटली ट्रू। किसके लिए है, डेयरिंग इज़ अ मैनेजमेंट होती है किसकी, एनिमल्स को मैनेज करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे चीज़ हो गया, पनीर, बटर हो गया, ठीक है। इन दिस फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो इस मैनेजमेंट में हमारी क्या कोशिश होती है, हम ऐसी प्रोसेसेस से डील करते हैं जो कि करते हैं यील्ड को इंक्रीज़ करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें, किसकी, मिल्क की। नाउ second one is selection of good breeds having high yielding potential combined with resistance to disease is very important। अब ये तो हो गया, ठीक है, हमें इम्प्रूव करनी है वैरायटी, लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अच्छी ब्रीड्स कौन सी हैं, ठीक है। आपको ऐसी ब्रीड्स गाय की सिलेक्ट करनी पड़ेगी या भैंस की जो ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, हाई यील्डिंग पोटेंशियल, कंबाइंड विद रेजिस्टेंस, साथ में उसमें क्या हो, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी डिजीज़ से तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। सच एज कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव एडुकेट वाटर एंड मेंटेन डिजीज़ फ्री। अब जो कैटल है उसकी जो रहने की जगह हो वो भी प्रॉपर हो, क्लीन हो, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर वाटर हो, उसके खाने के उसके पीने के लिए प्रॉपर वाटर हो, उसको नहलाने के लिए उसके जहाँ शेड में उसको रखते हैं वो भी वहाँ पे उसको साफ़ सफाई करने के लिए, ताकि उसको क्या
रखा जाए डिजीज़ फ्री। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। अब जो कैटल को खाना दिया जाता है वो भी साइंटिफिक मैनर में ही दिया जाए। साइंटिफिक मैनर मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स उसको एक रेशो होती है, जैसे उसको कितना चारा डालना है, ठीक है, कितने केजी चारा डालना है पर्टिकुलर डे में, कितनी बार डालना है। ऐसा ना हो कि हम जैसे 10 किलो चारा उसकी लिमिट है तो हम उसको 20 डाल रहे हैं, ठीक है, या 20 है तो उसको हम 10 ही डाल रहे हैं। तो उसकी जो प्रॉपर चारे जो उसको जितना उसको फूड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हमें चारा डालना चाहिए, ताकि वो एक्सेस ना खा ले, ना ही उसको कम रहे, और वो उसकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहे। और जिससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ हमें चाहिए मिल्क की वो भी एज इट इज़ मेंटेन्ड रहे। नेक्स्ट, स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस। स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस मतलब जो भी जहाँ पे भी वो रहती हैं वहाँ पे प्रॉपर कोई टिक्स माइस लेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनमें प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए। दूसरी बात, हाइजीन इम्पोर्टेंस। जो जैसे मिल्क निकालते हैं वो, तो वहाँ पे भी क्या हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि मिल्क अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर वे से निकाला जाए, हाइजीनिकली साफ़ सफाई के साथ, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज भी प्रॉपरली की जाए विद हाइजीनिक कंडीशंस, तभी वो ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म में। अगर अनहाइजीनिक होगा तो जो उसको कंज्यूम करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स को वो भी बीमार होंगे, ठीक है, और हाइजीनिक होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको हम सेव भी कर सकते हैं और आगे वो डिजीज़ भी स्प्रेड नहीं करेगा। नेक्स्ट, रेगुलर विजिट बाय वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। और ऐसे मैनेजमेंट में जो डॉक्टर्स हैं उनकी विजिट रेगुलर करवानी चाहिए, ताकि वो चेकआउट कर सके वेदर द एनिमल्स आर डूइंग वेल और नॉट, वो ठीक है या नहीं। और किसी में कोई भी अगर सिम्टम दिखता है तो बिफोर आउटब्रेक या कुछ भी डिजीज़ के आउटब्रेक से पहले ही उनको वो क्योर कर सके, ठीक है। तो ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट डेयरी फार्म, इसमें ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या रहता है, इसमें पोल्ट्री इज़ अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, ठीक है। ये क्या है, पोल्ट्री एक क्लास चिकन्स देखो जैसे आपके पास होते हैं, इसको क्या करते हैं मोस्टली, क्यों रेयर करते हैं, क्यों पालते हैं, फॉर फूड एंड फॉर देयर एग्स। अब इसके लिए भी मोस्टली क्या रहता है, पॉइंट रहता है हमारा, अगर हमने पोल्ट्री फार्म खोलना है तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे हम ऐसी वैरायटी की जो डिजीज़ फ्री होगी। सेकंड, सूटेबल ब्रीड्स, अब हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो सूटेबल ब्रीड है जहाँ पे वो जिसको पालना है, जैसे कौन सी स्टेट में पालना है, कितनी हीट है, कैसा टेम्परेचर है वहाँ का। सेफ़ फार्म कंडीशन, अब उनको पालने से पहले उसको जो पोल्ट्री फार्म बनाना है उसमें भी जो कंडीशंस क्या होनी, सेफ़ होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली रह सके, ठीक है। प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनके लिए प्रॉपर फीड होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए। हाइजीन, हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये सारे जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि हाइजीनिक होना चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, उनको कोई बीमारी ना लगे, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम ये एज अ डायरेक्ट फूड जाएंगे आगे ह्यूमंस के पास, तो अगर वो डिजीज़ होगी ऑलरेडी तो ह्यूमंस में भी डिजीज़ फैलने का खतरा रहेगा। सो दिस पॉइंट शुड बी केयरफुली नोटेड, ओके। सो बाय टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ फॉर यू, सो प्लीज़ रीड द बुक आफ्टर दिस लेक्चर। और मैं एक फ़ोटोग्राफ भेजूँगी आपको कुछ टर्म्स का, वो भी आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पे और लर्न करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।